हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट की अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ने वाले हैं। हम लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले हम लेसन प्लान पढ़ चुके हैं कि होता क्या है, क्या कैरेक्टर है, क्यों इम्पोर्टेंस है। और हम पहले पढ़ चुके हैं एक लेसन प्लान हम प्रोज में पढ़ चुके हैं। मैं एक ही लेसन प्लान लेने वाले प्रोज का, एक आज पोइट्री का लेने और इसके बाद एक और लेसन प्लान होंगे जो होगा हमारे ग्रामर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो लेसन प्लानिंग वाली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम जो लेने वाले हैं यूनिट वो लेने वाले हम ग्रामर वाले, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि ग्रामर की यूनिट करा दीजिए, तो पहले हम ग्रामर की यूनिट ही कराएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हमारी राइटिंग वाली जो यूनिट है वो बाद में कराएंगे। आई थिंक वो 4th यूनिट है, तो उसको बाद में कराएंगे लास्ट में। अदरवाइज मेरा प्लान पहले राइटिंग वाली यूनिट का लेने का था, उसके बाद ग्रामर का था, लेकिन इस टाइम पे हम पहले ग्रामर लेने वाले हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन द पोइट्री के ऊपर लेसन प्लान प्रिपेयर करें। अभी तक जो इंग्लिश में आने का पैटर्न है वो ये रहा है कि आपको डायरेक्ट पोइट्री, प्रोज, ये ग्रामर कह देता है। ऐसा नहीं हुआ है मोस्टली टाइम कि आपको कोई नाम दे दे कि पोइट्री में फलां जो पोएम है उसके ऊपर लिखे या ग्रामर में फलां टॉपिक के ऊपर लिखे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं रैंडम एक ही टॉपिक ले रही हूँ और आप भी पहले एक एक क्लियर कीजिए। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद टाइम बचता है तो आप एक एक और कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन पहले एक एक करके अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं सबसे पहले हम इंट्रो कर देते हैं। तो जैसे पीटी टीचर, जो पिप्यूल टीचर है यानी कि जो ट्रेनी टीचर होते हैं या छात्र अध्यापक जिनको बोला जाता है, उनका रोल नंबर लिखा जाता है, कहीं जगह नाम भी लिखा जाता है। उसके बाद हम क्लास लिख देते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले। तो आज जो हम लेने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में हम क्या लेने वाले, पोएम लेने वाले। कौन सी पोएम है, अवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, और कौन सी क्लास की है ये है आपकी 4th क्लास की। उसी तरह से हम फिर डेट लेके फिर पीरियड लिखेंगे कि कौन सा पीरियड है, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद ड्यूरेशन लिखेंगे कितने टाइम का है, 40 मिनट का, 30 से 35, 40 से 45, जो भी स्कूल का ड्यूरेशन होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने, उसके बाद जब हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं उसके बाद हम ये बताते हैं कि हमने ये बता दें हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, पोएम पढ़ाएंगे। तो उसके बाद हम बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कौन से टीचिंग एड यूज़ करेंगे। टीचिंग एड मतलब होता है टीचिंग को कराते समय, पढ़ाते समय हम जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं टीचिंग में हेल्प के लिए, उन सबको क्या कहा जाता है, टीचिंग एड। इंक्लूडिंग हमारी जो बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल होती है वो भी हमारी क्या है, टीचिंग एड होती है। ठीक है, तो इसमें हम चॉक बोर्ड या जिसको हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं वो लेंगे, हम चॉक्स लेंगे, डस्टर होगा, हमारा पॉइंटर होगा, फ्लैश कार्ड होगा। फ्लैश कार्ड कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, तो बता दो फ्लैश कार्ड मतलब हम छोटे छोटे कार्ड बना देते हैं। हम चौकोर है ना, और अलग अलग शेप के बना सकते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, एक तो फ्लैश कार्ड जब हम बच्चों को दिखाते हैं बच्चों को अट्रैक्टिव लगते हैं और उनमें हम छोटी छोटी चीज़ें लिख देते हैं जो हमें डिफ़िकल्ट लगती है। माना हम पोएम बच्चों को लर्न कराना चाहते हैं तो पोएम का जो इंटरेस्टिंग लाइन है या जो डिफ़िकल्ट लाइन है वो लिख देते हैं, या फिर हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे किसी फ्लैश कार्ड में वो लिख देंगे। किसी फ्लैश कार्ड में हम ये करेंगे कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और उनके मीनिंग्स हैं वो लिख देंगे। तो इस तरह से हम फ्लैश कार्ड बनाते हैं। आई होप आप फ्लैश कार्ड समझ पा रहे होंगे। फ्लैश कार्ड से आपको पता चल रहा है छोटा सा टुकड़ा हम बना लेते हैं एक, जो हमारा हाथ में इजीली आ जाए, और उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड का कह देते हैं। ठीक है, अब लोग बहुत ज़्यादा फ्लैश कार्ड यूज़ करने लगे हैं अपनी टीचिंग में। पहले जो परंपरागत टीचिंग करते थे उनमें लोग इतना फ्लैश कार्ड यूज नहीं करते थे, लेकिन अभी लोग क्या है अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने लगे, नए नए तरीके अपनाने लगे। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, फ्लैश कार्ड में हम क्या लिखेंगे, मैंने बता दिया आप क्या लिख सकते हैं। फ्लैश कार्ड ऑन वेज डिफ़िकल्ट वर्ड आर रिटन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड लिख सकते हैं। या हम क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड ऑन वेज मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड
आर रिटन, जिसमें क्या होगा डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग लिखे होंगे और हम क्या कर सकते हैं मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेशनल फ्लैग बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं फ्लैग का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसमें फ्लैग के कलर्स अच्छे से बताए गए होंगे, कौन से कलर है, उसमें अशोक चक्र बताया गया होगा। तो जो भी हमारी पोएम की डिमांड होगी हम उस तरह से अपने मॉडल को क्या कर सकते हैं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने डिसाइड कर हम पढ़ाएंगे तो हम इन चीज़ों से पढ़ाएंगे। अब बात आती है कि हम पढ़ाएंगे क्यों, क्या उद्देश्य है हमारे पढ़ाने का। कोई भी काम करने के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारा उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई भी काम नहीं, यहाँ तक अगर उद्देश्य ना तो इंसान खाना भी ना खाए। ठीक है, बिना उद्देश्य के तो हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से हमारा जो टीचिंग कराने का जनरल एम क्या है, जनरल एम मतलब जैसे इंग्लिश कराए तो पूरी इंग्लिश की बुक को पढ़ाने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला वो हो जाता है हमारा जनरल एम। दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक एम का मतलब होता है जैसे हम अगर मैं अवर नेशनल फ्लैग पोएम पढ़ा रही हूँ तो उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है, उससे हमें क्या उद्देश्यों की प्राप्ति होने वाली, तो वो हो जाता है हमारा स्पेसिफिक एम। आए बात समझ में। तो जनरल एम देख लेते हैं। टू अनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स, टू अनेबल द स्टूडेंट को योग्य बनाना, टू डेवलप द लिंग्विस्टिक स्किल, जो लिंग्विस्टिक स्किल है, लिंग्विस्टिक स्किल मतलब बोलने की जो स्किल्स हैं, लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं। क्या स्किल्स होती हैं, पहले हम सुनते हैं, जब हम सुन लेते हैं, एक छोटे बच्चे को लीजिए, जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले वो सुनता है, जब सुनता रहता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके बोलना सीख लेता है। उसके बाद बच्चे पहले पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद जो पढ़ा रहता है उसको अच्छे से लिखना सीखते हैं। तो यही हमारी लैंग्विस्टिक स्किल होगी। तो दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर आप उसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे पॉइंट बढ़ जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं टू डेवलप लिसनिंग स्किल, टू डेवलप स्पीकिंग स्किल, टू डेवलप रीडिंग स्किल, टू डेवलप राइटिंग। इस तरह से आपके 4 पॉइंट बन जाएंगे ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे तैयार करना चाहते हैं। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है हमारा स्पेसिफिक एम, कि हमें जो पोएम पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर पोएम, इससे क्या उद्देश्य, इससे हमें क्या उद्देश्यों की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, तो पहला है टू एनेबल द स्टूडेंट टू रीड द पोएम विद प्रॉपर स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन। मतलब टू अनेबल द स्टूडेंट को इस योग्य बनाना टू रीड द पोएम, वो पोएम को पढ़ पाए विद किसके साथ, प्रॉपर स्ट्रेस। जैसे हम पढ़ते हैं कि कहाँ पे हम स्ट्रेस देने की जरूरत, कहाँ पे हम बोलते हुए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस पर हम दबाव दे के बोलते हैं, रिदम के साथ, एक टोन के साथ, एक लेस के साथ, या इंटोनेशन का मतलब होता है हम अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव, जैसे कहीं पर दुख का है तो वहाँ पर हम थोड़ा उस दुख के भाव से बोलते हैं, कहीं जोश का, वीरता का अगर हमें कहीं पे फील हो रहा है तो हम अपनी टोन को क्या करते हैं वैसे हिसाब से बदल देते हैं, कड़क कर देते हैं या जोश के साथ बोलते हैं। तो इस उसे बोलते हैं इंटोनेशन, जब हम अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ बात करते हैं। तो मतलब क्या हो गया इसका, स्टूडेंट को इस योग्य बनाना कि वो अपनी पोएम को प्रॉपर स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन के साथ पढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नेशनल फ्लैग। तो हम नेशनल फ्लैग की इम्पोर्टेंस इससे क्या होगी बच्चों को पता चलेगी। टू अनेबल देम या टू अनेबल द स्टूडेंट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग, टू अनेबल देम यानी उनको, किनको, स्टूडेंट को इस योग्य बनाना, टू रियलाइज कि उनको महसूस हो पाए द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग की इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है। ठीक है, टू एनेबल देम उनको इस योग्य बनाना, टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएम, कि वो पोएम की ब्यूटी को, खूबसूरती को अप्रिशिएट कर पाएँ, मतलब उसकी प्रशंसा कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया इसके स्पेसिफिक क्या एम्स। उसके बाद अब आता है हम बच्चे को पढ़ाना है तो हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करते, हम पहले बच्चे का उसका प्रीवियस नॉलेज देखते हैं कि बच्चे जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसके बारे में पहले से कितना जानते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, या कहीं कहीं सीधा प्रीवियस नॉलेज लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, किसका, स्टूडेंट का, ऑफ द स्टूडेंट का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टॉपिक हम आज पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हम बच्चों के सामने रखते हैं। अगर बच्चे उसका आंसर दे पा रहे हैं तो हम समझते हैं बच्चे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं। अगर नहीं दे पा रहे तो हमें पता चल जाता है नहीं, बच्चों को कुछ भी नहीं पता और हमें बहुत पहले से हमें उसकी शुरुआत करनी है। अगर जानते हैं तो हम थोड़ा एडवांस लेवल से शुरुआत करते हैं। कहीं कहीं पे जो प्रीवियस नॉलेज से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हमारे कहीं ना कहीं
जो हमारा आज का टॉपिक होता है वो शुरुआत होती है, तो कि हमारा टॉपिक क्या है उस बारे में पता चलता है। तो इसलिए इसको इंट्रोडक्शन टॉपिक, बीएड में जो लिखते हैं मोस्टली इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन लिखा जाता है, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन लिखा जाता है, ठीक है। बट हमारी जो डीएलएड की बुक है उसमें लिखा होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, तो मैंने भी वही हेडिंग डाल के से आगे बढ़ाया है, ठीक है। द पीटी मतलब जो पीपल टीचर है विल आस्क द स्टूडेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन टू टेस्टिंग देयर प्रीवियस नॉलेज। जो पीटी हैं, जो पीपल टीचर हैं, विल आस्क द स्टूडेंट से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन लिखेंगे उनको, क्यों, टू टेस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज, उनके यानी स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज जो पहले का नॉलेज है उसको चेक करने के लिए। किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, नेशनल फ्लैग के बारे में। तो सबसे पहले नेशनल फ्लैग की इम्पोर्टेंट की हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हम सबसे पहले अपने देश, हमारा देश फ्री कब हुआ है, फ्रीडम कब मिली हमारे देश को, तो हम उसके बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, मतलब व्हेन डिड इंडिया, भारत कब, गेट फ्रीडम मतलब भारत ने आज़ादी कब प्राप्त की, किससे, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे जो है भारत को कब आज़ादी मिली या उसने कब आज़ादी प्राप्त की, ठीक है। तो बच्चे अगर इसका आंसर जानते होंगे तो वो देंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं देंगे, फिर टीचर उसको बताएगी। या फिर हम पूछ सकते हैं नेम सम ऑफ द नेशनल फेस्टिवल, या कुछ नेशनल फेस्टिवल का नाम बताएं, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच सॉन्ग डू वी सिंग व्हेन आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, मतलब विच सॉन्ग डू वी सिंग, मतलब हम कौन सा गाना गाते हैं व्हेन आवर नेशनल, जब आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, जब हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा जो राष्ट्र झंडा है वो फैलाया जाता है, तो हम उस समय कौन सा गाना गाते हैं, ठीक है। तो बच्चे बताएंगे जो भी गाना गाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, या कम से कम हमें 2-3 क्वेश्चन पूछना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इंट्रोडक्टिव का क्या होता है, लिमिटेशन होती है, ठीक है। व्हेन डू वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग, कब सल्यूट करना चाहिए हमें अपने नेशनल फ्लैग को, या अब जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसे हमें कब सल्यूट करना चाहिए, तो बच्चे उसका आंसर देंगे। उसके अलावा ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, इसीलिए यही क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कहीं का रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम पढ़ा तो क्या रहे हैं आपके इंग्लिश में नेशनल फ्लैग रहे हैं, लेकिन हम क्या है ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर उन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को आइडिया भी लग जाता है कि हम आज क्या पढ़ने वाला। अगर उसने कभी किताब को पलटा होगा, ऐसे अपने छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा चित्र देखने के लिए किताबों को पलटते हैं, चित्र देखने के लिए उसने बुक को पलटा होगा तो समझ जाएगी हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो जब इस तरह से वो प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो टीचर होती है अपना जो आज का टॉपिक होता है उसको अनाउंस करती है कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का अनाउंसमेंट करती है कि मैं क्या पढ़ाऊँगी। क्या, वेल स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी द पोएम आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी, आज हम पढ़ाई करेंगे, सेल मतलब होता है करेंगे, इसे शाल भी कई लोग पढ़ते हैं, टू वी शाल स्टडी द पोएम, हम आज पोएम यानी कविता की पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी रियल की पढ़ाई शुरू होती है वो अब शुरू होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन, मतलब हम अपना टॉपिक कैसे पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंटेशन में 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, कि हम एक्चुअली पढ़ाने वाले क्या हैं, सब्जेक्ट मैटर, उस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाते समय टीचर क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके बाद जब पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट क्या एक्टिविटी करेंगे, और हम ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होगा, हम ब्लैक बोर्ड पे क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आमने सामने पढ़ाना होता है, इसलिए मैंने 2 पेजों पे एक साथ काम किया था, और तो एक साथ ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा इजी हो जाए, बार बार खिसकाना ना पड़े, मैं सबसे पहले आपको पूरा सब्जेक्ट मटेरियल एक साथ बता दूंगी कि सब्जेक्ट मतलब हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली है क्या। उसके बाद मैं एक्टिविटी बताऊँगी, टीचर, स्टूडेंट और ब्लैक बोर्ड तीनों, ठीक है। तो सबसे पहले हम
देख लेते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है बच्चों को। तो हमें जो पढ़ाना है आवर नेशनल फ्लैग, जो हमारी पोएम है वो पढ़ाना है, ठीक है। अब पोएम क्या है, लुक एट फ्लैग, लुक एट द फ्लैग, लुक एट द फ्लैग, लुक एट द फ्लैग, मतलब फ्लैग, झंडे को देखो, झंडे को देखो, ठीक है। सेफ्रॉन वाइट ग्रीन, कैसा है, सेफ्रॉन है, वाइट है एंड ग्रीन, यानी केसरिया है, सफ़ेद है और हरे रंग का है। सल्यूट द फ्लैग, फ्लैग को सल्यूट करो, सल्यूट द फ्लैग, फ्लैग को सल्यूट करो। सल्यूट का अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें तो उसका मतलब होता है प्रणाम करना, यानी झंडे को प्रणाम करो। वेयरएवर इट सीन, जहाँ कहीं भी ये दिखे वहाँ सल्यूट करो किसको, फ्लैग को। तो ये इसका फर्स्ट स्टेंजा का क्या हो गई, मीनिंग होगी। उसके बाद वी विल चैंट एंड सिंग फ्रीडम फ्रीडम, वी विल चैंट एंड, हम गाएंगे, चैंट मतलब गाएंगे, गुनगुनाएंगे क्या, फ्रीडम फ्रीडम, हम स्वतंत्र रूप से गाएंगे एंड गुनगुनाएंगे। वी विल चैंट एंड सिंग फ्रीडम फ्रीडम, हम स्वतंत्र क्या गाएंगे और गुनगुनाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ द इंडिया, अच्छा, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिया वी आर, हम भारत के बच्चे हैं। वी लव अवर फ्रीडम, हम अपनी स्वतंत्रता को पसंद करते हैं या हमें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, ठीक है। उसके आगे वी चैंट एंड सिंग हैप्पीनेस हैप्पीनेस, हम गाएंगे गुनगुनाएंगे क्या, खुशी खुशी, हम खुशी खुशी गाएंगे गुनगुनाएंगे। वी विल चैंट एंड सिंग हैप्पीनेस हैप्पीनेस, हम गाएंगे गुनगुनाएंगे खुशी खुशी, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ इंडिया वी आर, हम भारत के बच्चे हैं। वी लिव इन हैप्पीनेस, हम खुशी से रहते हैं। वी लिव रहते हैं, इन हैप्पीनेस हम खुशी में रहते हैं, हम खुशी से रहते हैं। उसके बाद क्या है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो ये क्या है, हमारी पोएम है जिसको क्या करना होता है, अब टीचर को बच्चे को पढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगी है कि टीचर पढ़ाते समय क्या एक्टिविटी करेगी। जब टीचर पोएम पढ़ाएगी तो उस समय क्या करेगी टीचर, एक मिनट आप वेट कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले जो टीचर एक्टिविटी वो क्या करेंगी, जो टीचर होंगे, जो पीटी होंगे, जो पीपल टीचर विल गिव अ मॉडल, एक मॉडल देंगे, गिव अ मॉडल रेसिटेशन ऑफ द पोएम, एक मॉडल देंगे। किसके साथ, रेसिटेशन के मतलब होता है स्वर के साथ गुनगुनाना, और साथ में क्या होंगे, स्वर के साथ जो आपकी पोएम है उसको गुनगुना रहे होंगे, ठीक है। ही विल यूज गेस्टर वेरेवर द पॉसिबल, ही विल यूज गेस्टर, गेस्टर का मतलब होता है इशारे करना या हाव भाव। जैसे जब हम पोएम पढ़ाते हैं कि जहाँ पे दुख का भाव है तो दुख, जहाँ वीरता का भाव तो वीरता, जहाँ खुशी का भाव तो खुशी, तो इस तरह के जब हम हाव भाव यूज़ करते हैं तो या सारे यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टर। ही विल यूज गेस्टर, वो गेस्टर ये इशारे यूज़ करेगा वेरेवर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो वो इशारे। मतलब टीचर एक्टिविटी क्या होगा, उसने एक मॉडल बनाया होगा। फर्स्ट स्टेंजा क्या है आपका, नेशनल फ्लैग हो सकता है, उसमें नेशनल फ्लैग बनाया हो, है ना, नेशनल फ्लैग बनाया हो, और उसमें क्या कर रहा होगा, एक बच्चा सलूट कर रहा होगा नेशनल फ्लैग को, उसकी कलर अच्छे से बताएगा, उसमें अशोक चक्र बताएगा, तो ये क्या एक मॉडल हो जाएगा, बच्चों को उसके कलर, अच्छा ये हमारा नेशनल फ्लैग ऐसे सलूट किया जाता है, वो सब जान पाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको इसी तरह से पढ़ाना पड़ता है। और हम क्या करेंगे, उसमें हाव भाव करेंगे जिससे बच्चा क्या इंटरेस्ट लेगा पोएम में, और साथ में वो पोएम की इंटोनेशन, उसका रिदम, है ना, उस पर जो स्ट्रेस किस तरह से हम पोएम में देते हैं वो सब अच्छे से सीख पाएगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल कीप देयर बुक क्लोज एट दिस स्टेज। अब क्लास में टीचर आया, उसने पढ़ाना शुरू नहीं किया, उसने बस बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए एक मॉडल दिखाया, उस समय तक बच्चे की बुक क्या है, बंद है, क्योंकि अभी बच्चे को पता नहीं है क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पोएम में जैसे जैसे टीचर आगे बढ़ता है, उस अगली एक्टिविटी क्या करेंगे, पीटी विल गिव द सेकेंड मॉडल रेसिटेशन ऑफ द पोएम। अब पीटी क्या कर रहे हैं, सेकेंड मॉडल दे रहे हैं और रेसिटेशन ऑफ द पोएम को गुनगुना रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड मॉडल क्या हो सकता है, उसमें बच्चे क्या हैं,
गा रहे थे, गुनगुना रहे थे खुशी खुशी, तो बच्चों को गाते हुए उसमें दिखा सकते हैं। तो इस तरह से वो सेकंड मॉडल अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब बच्चों को पता है कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी बुक को ओपन कर देंगे। द स्टूडेंट ओपन देयर बुक, अपनी बुक को ओपन कर देते हैं। एंड आप ऐड कर सकते हैं, एंड लिसन केयरफुल्ली, है ना, और ध्यान से क्या होता है, अपने टीचर को सुन रहे होते हैं। उसके बाद जब टीचर अपनी पोएम को पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ा चुके होते हैं, उसके बाद जब उन्हें डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, तो उनको क्या करेगी, बच्चों को बताएगी, ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी, उनके मीनिंग बताएगी। ठीक है, तो क्या होगा, द पीटी विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ द पोएम ऑन BB यानी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, द टीचर विल राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड, टीचर क्या होगी, डिफ़िकल्ट वर्ड को लिखेगी कहाँ, किसके डिफ़िकल्ट, ऑफ द पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड को लिखेगी कहाँ, ऑन द ब्लैक बोर्ड के ऊपर। और साथ में क्या बताएगी, वो मीनिंग बताएंगी। मीनिंग विल बी टॉट विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब वो साथ में क्या करेगी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसकी मीनिंग बताएगी, उसकी मीनिंग को पढ़ाएगी। कैसे पढ़ाएगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट को साथ में लेके। जैसे वो माना कोई स्पेलिंग लिखनी, फ्लैग की स्पेलिंग लिखनी, तो फ्लैग की स्पेलिंग को किससे पूछेगी, बच्चे से पूछेगी। अच्छा बच्चों बताओ फ्लैग की स्पेलिंग क्या होती है, जो बच्चे नहीं आते तो बुक में देख के बताओ कहाँ पे लिखी होगी। तो जैसे बच्चे बोलेंगे एफ, तो टीचर लिखेगी एफ। तो इस तरह से वो फिर कुछ बच्चों से अच्छा इसकी मीनिंग बताओ, कुछ बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगी, किसका, बच्चों को एक्टिव रखने के लिए उनको इन्वॉल्व करेगी अपनी टीचिंग में, और इस तरह से वो क्या करेगी, मीनिंग को लिखेगी ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, जब टीचर ऐसा कर रही होंगी या कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उस समय स्टूडेंट राइट डाउन या नोट डाउन लिख सकते हैं आप, स्टूडेंट नोट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड, और अपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उसको नोट डाउन करेंगे कहाँ, एंड देयर मीनिंग, उनके मीनिंग को ऑन देयर नोटबुक, अपनी नोटबुक के ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड और उसके जो मीनिंग है उनको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और साथ में हमारा ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा, ब्लैक वर्ड क्या हो जाएगा, जो डिफ़िकल्ट वर्ड टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखे होंगे। जैसे चैंट का मतलब होता है गाना, तो इस तरह से वो लिखेंगे। शेफ्रॉन मतलब केसरिया, सलूट मतलब प्रणाम करना, वैनबर जब कभी, फ्रीडम आज़ाद। इसके अलावा और फ्लैग लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपनी तरफ से नए वर्ड इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करेंगे, साथ में अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या होगा, जब टीचर ने सब पढ़ा दिया, मीनिंग बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो उसके बाद टीचर जो होंगे उन्होंने जो पढ़ाया था बच्चों को, अब बच्चों को कहेंगे कि आप एक एक करके मुझे क्या करें, पोएम सुने। होता है ना क्लास में से, जब कभी भी कोई पोएम पढ़ाए जाते हैं तो टीचर याद करने को देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं आपसे सुनूंगा। तो वही यहाँ पे हमारा फोर्थ जो स्टेप होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू रिसाइट द पोएम वन बाय वन, मतलब जो टीचर हैं वो कहेंगे कि सभी बच्चों बच्चों से कहेंगे कि एक एक करके क्या करें, मुझे पोएम सुनाए। रिसाइट मतलब होता है सुनाना। ठीक है, यही इसमें थोड़ा अलग सा वर्ड है, रिसाइट मतलब सुनाना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर इफ़ सम स्टूडेंट मिसप्रोनाउंस अ वर्ड एंड लाइन, यदि क्या होता है, कुछ बच्चे जो किसी वर्ड या लाइन को मिसप्रोनाउंस करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, तो इट विल बी करेक्ट, तो इसको करेक्ट किया जाता है। कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट की हेल्प से। माना एक बच्चा है वो किसी वर्ड को गलत बोल रहा है, माना वो सलूट नहीं बोल रहा है, उसकी जगह कुछ सलूट की साल्ट कुछ भी वर्ड माना बोल रहा है, तो उसकी जगह हम किसी दूसरे स्टूडेंट से बोलेंगे कि अच्छा आप इसका प्रोनाउंस करके बताओ क्या लिखा हुआ है, तो दूसरा स्टूडेंट हमको उस बच्चे को प्रोनाउंस करके बताएगा और बच्चा सीख जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि टीचर खुद ही बच्चे को क्या कर रहे हैं, वो प्रोनाउंस करके बताएं, उसके स्पेलिंग बताए कि हाँ इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। तो ये एक्टिविटी कौन करेगा, हमारा टीचर करेगा। और स्टूडेंट क्या करेंगे, जब टीचर उनसे सुन रहा है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सुनाएंगे। तो स्टूडेंट्स विल बी रिसाइटिंग द पोएम वन बाय वन, जो स्टूडेंट होंगे वो एक एक करके अपनी पोएम को सुनाएंगे। जब पोएम सुना रहे होंगे तो उस टाइम हमारा ऐसा कुछ क्या नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपना पूरा जो पोएम है वो पढ़ा दिया। तो जब हम अपनी पूरी टॉपिक पढ़ा चुके होते, जो भी हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं
रिकैप्चुलेशन करते हैं। रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है पुनर्कथन करना या रिपीट करना, है ना। एक बार हम जब पढ़ा रहे थे उस समय हम बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन करते रहते हैं। एक बार जब हम कंप्लीट पढ़ा चुके होते हैं तो ये जानने के लिए कि बच्चों ने कितना समझा है इस चैप्टर से, उस समय हम रिपीटेड बेस्ड या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में हम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड यानी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बच्चे से करते हैं, ये समझने के लिए कि हाँ उसे चैप्टर समझ आया, टॉपिक समझ आया या नहीं आया। ठीक है, इसको कहा जाता है रिकैप्चुलेशन यानी पुनर्कथन करना। ठीक है, टू टेस्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोएम, पोएम को अंडरस्टैंडिंग की समझ पता करने के लिए, टेस्ट करने के लिए द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी पुट टू द क्लास। जो क्लास में कुछ क्वेश्चन जो टीचर होते हैं कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं रख सकती है, कुछ क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वाला वो नहीं लिखना है तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन डाल सकते हैं ना। काफ़ी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है लिखने में, या उससे भी ज़्यादा क्या है हमारे पास पेपर टाइम है, टाइमिंग कम होती है लिखने के लिए, तो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डालनी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं अपने सीधे क्वेश्चन डाल सकते हैं अगर हमारे पास टाइमिंग की कमी है। तो जैसे हम क्या डाल सकते हैं, उसमें क्या थे फ्लैग में कलर थे, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कलर थे। ठीक है, विच कलर्स आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में कौन से कलर थे। उसके बाद क्या था उसमें बोल रहे थे कि झंडे को क्या करें सल्यूट करें, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हेन शुड वी सल्यूट द फ्लैग, व्हेन शुड हमें कब करना चाहिए, क्या वी सल्यूट द फ्लैग हमें अपने झंडे को सल्यूट कब करना चाहिए। व्हाट डू द चाइल्ड ऑफ इंडिया लव, जो बच्चे हैं वो क्या पसंद करते हैं, क्या लव करते हैं मतलब। ठीक है, इंडिया से प्यार कर मतलब क्या प्यार करते हैं इस तरह से। हाउ डू द चाइल्ड ऑफ इंडिया लिव, इंडिया के बच्चे कैसे रहना पसंद करते हैं, इंडिया के बच्चे कैसे क्या प्यार करते हैं, व्हाट है इसमें ना। व्हाट डू द चाइल्ड ऑफ इंडिया लव, मतलब इंडिया के बच्चे, इंडिया चिल्ड्रन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के बच्चे क्या प्यार करते हैं या क्या पसंद करते हैं, और वो हाउ डू कैसे रहना पसंद करते हैं। तो ये इस तरह से क्या उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद जब हमने ये क्वेश्चन भी हमें उसे रिकैप्चुलेशन करते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं बच्चे को होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क में क्या हो सकता है, द पीटी विल आस्क द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन। द पीटी विल आस्क, जो पीटी है उनसे कह सकते हैं टू द स्टूडेंट कह सकते हैं कि आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन के आंसर के लिए गिवन एट द, जो दे रखे हैं कहाँ एंड ऑफ द लेसन, लेसन के एंड में, लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप उनको करके लाइए या मैं उनको पूछूंगी, इस तरह से उनसे कह सकती है। ठीक है, या फिर वो क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं टू राइट डाउन या नोट डाउन द पोएम ऑन दियर नोटबुक, कि अपनी नोटबुक में पोएम को नोट डाउन करिए। या फिर वो कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड को लिख के लाइए घर से और उनके मीनिंग मैं यहाँ पे बताऊँगी जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं। तो इस तरह से क्या होमवर्क दिया जा सकता है बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है जो कि पोएम के ऊपर था। इसके बाद एक और लेसन प्लान आएगा जो हमारे किसके ऊपर होगा, हमारी ग्रामर के ऊपर होगा। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट में बढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग आगे का प्रिपेयर कर पाएँ। तो ठीक है, फिर पढ़ते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।